हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 विच इज बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कम से कम टाइम में पूरा डिटेल में चैप्टर समझने वाले हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और ये बात ध्यान रखो, बेशक 2x की स्पीड में चला लेना, लेकिन वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि एक ही बार में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करें आप बिना किसी देरी के अपने चैप्टर बिजनेस सर्विसेज को। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, अच्छा क्या होता है कॉमर्स? पता है ना आपको कॉमर्स क्या होता है? बिजनेस। ठीक है, कॉमर्स जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक ट्रेड और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने बेचने में, बाय सेल करने में ज्यादा दिक्कत ना है। कुछ ऐसी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज तो होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। मतलब जैसे ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ऑक्सिलरी टू ट्रेड कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसके हिसाब से, जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करने में कोई दिक्कत ना है, वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। अब इन्हीं ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज या फिर बिजनेस फैसिलिटी। इतना समझ में है। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड की हेल्प से ही एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता रहता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखो बिजनेस सर्विसेज के, जैसे कि आपकी बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, और आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, ठीक है, इंश्योरेंस हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बिजनेस सर्विसेज में पढ़नी है। बिजनेस सर्विसेज बोलो, बिजनेस फैसिलिटीज बोलो, या फिर ऑक्सिलरी टू ट्रेड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इतना समझ में। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको इग्नोर करते हुए आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज में। पहली होती है सोशल सर्विसेज की, जिनका मेन काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशली लोगों का भला करना होता है, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी जो कि एनजीओ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगली होती है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस जैसे कि अलग अलग कस्टमर्स लेते हैं, जैसे कोई टूरिज्म की, कोई रेस्टोरेंट की, तो पर्सनल सर्विस होता है। और तीसरा है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस कौन सी होती है? यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा ये बिजनेस सर्विसेज यूज करी जाती है ताकि उनकी एक्टिविटीज या फिर उनका बिजनेस जो है स्मूथली चलता रहे, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये आपके बिजनेस सर्विसेज होते हैं। ये जो 5 नाम मैंने आपको बोले हैं ना, ये दिमाग में बिठाओ। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 5 चीज। अब हम सबसे पहले इस चैप्टर में मेन चीज यहीं से स्टार्ट होती है। इस चैप्टर में हमें दो चीजों के बारे में मेन पढ़ना है। सबसे पहले तो बैंकिंग, ठीक है, उसके बाद आपको इंश्योरेंस। ये दो चीजें तो आपको पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बैंक से। बैंक होता क्या है भाई? बैंक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होता है किसी भी देश की इकोनॉमी में, ठीक है, या फिर मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी कंपनी का कमर्शियल बेस या फिर इंडस्ट्रियल बेस सेटअप हो ही नहीं सकता अगर उसमें एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम है नहीं तो। क्योंकि सारी कंट्रीज का क्या काम होता है? पैसा लाना, पैसा लेना देना, इन सब का काम होता है। तो बिना बैंक के कैसा पैसे का ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज होगा, है ना? तो हर कंट्री में बैंकिंग सिस्टम, एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बैंकिंग की वजह से ही लोगों के अंदर ये हैबिट आई है कि वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बचा ले और काफी सारी छोटी छोटी सेविंग्स करते रहे और उस छोटी छोटी सेविंग्स को ही किसी अच्छी जगह वो लगा दे। ये होता है बैंकिंग का फायदा। अब एक अच्छा सा मतलब देखते हैं कि बैंकिंग का क्या या फिर बैंक्स का क्या मतलब होता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी ले लेता है, मतलब जो भी लोग जमा करवाना चाहते हैं बैंक में पैसा, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट भी हो जाता है और उसी पैसे को बैंक जो है वो किसी को लोन की अगर जरूरत है, किसी को पैसे की अगर जरूरत है, तो वो क्रेडिट पे भी दे देता है या फिर लोन भी दे देता है लोगों को। तो बैंक जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी के साथ डील करता है और क्रेडिट पे भी दे देता है, ठीक है, पैसे को। ये डिपॉजिट करता है लोगों से और सप्लाई करता है क्रेडिट को। और इसके साथ साथ बैंक जो है जैसे एक्सचेंज तो करता ही है, पैसा लेता भी है, पैसा देता भी है ना? एक्सचेंज हो गया मनी का। अब इसके साथ साथ ये कुछ और भी एक्टिविटीज करता है, जैसे कि क्रेडिट क्रिएशन हो गया, एजेंसी फंक्शन हो गया, जनरल सर्विसेज हो गया, ये सब भी करता है। तो बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी को डिपॉजिट भी करती है, मनी को लेंड भी करती है और बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस को भी ये करता है रेगुलेट। अब कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। एक सेकेंड, हाँ अब आई गेस आपको दिख गया होगा। कमर्शियल बैंक के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन और एक सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है कि एक तो सबसे पहले डिपॉजिट लेता है लोगों से और कभी कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ये लोगों को, जिन लोगों को जरूरत होती है पैसे की, उन लोगों को लोन भी दे देता है। अब हम बात करते हैं कि वो लोगों का पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो इस चीज में हमें क्या पढ़ना है? इस चीज में
लोगों का जो पैसा डिपॉजिट करता है अपने पास, तो लोगों के पास 5-6 टाइप के सेविंग अकाउंट्स, 5-6 टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है? वो 5-6 टाइप के बैंक अकाउंट कौन-कौन से हैं? एक एफडी अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या फिर करंट डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये 5 टाइप के अकाउंट्स हमें पढ़ने हैं। इन अकाउंट्स के अंदर ही लोग जो है वो अपना पैसा ट्रांसफर करवाते हैं बैंक से। उसके बाद लेंडिंग मनी, बैंक जो है वो किस तरीके से लोगों को पैसे देता है? लोन्स की हेल्प से, कैश क्रेडिट की हेल्प से, ओवरड्राफ्ट की हेल्प से और डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से, ठीक है? एंड सेकेंडरी फंक्शन जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक एजेंसी फंक्शन और एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब हमें इन्हीं सब चीजों को, इसको और इसको डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर ना आपकी 2-3 चीजें हैं, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक अलग से, ये लोन्स नहीं पढ़ना आपको, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज भी नहीं पढ़ना, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं। एक अलग से है इसका बैंक ड्राफ्ट, वो चीज भी आपको पढ़नी है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी फंक्शंस कौन से थे कि एक तो बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और एक वो लोन देता है, मतलब लेंडिंग करता है। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले वो क्या करता है, बैंक डिपॉजिट करता है। लोग आते हैं बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, कि हमारा इतना पैसा जो हमारे अकाउंट में जमा कर दो, तो जमा हो जाता है, ठीक है? अब कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं लोगों के पास वो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इसमें आपने ये नाम भी सुना होगा, एफडी करते रहते हैं लोग। तो एफडी अकाउंट या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है कि वो अपना पैसा जो है कुछ टाइम के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए जमा करवा देते हैं, और जैसे ही मेच्योरिटी हो जाती है, वो पीरियड ओवर हो जाता है, तो उनका वो पैसा तो उनको मिल ही जाता है, साथ ही साथ उस पैसे के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिल जाता है, वो होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12,000 रुपए की आपने एफडी करवाई, ठीक है? और आपने वो 6 महीने के लिए करवा ली, ठीक है? तो आपके बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो 6 महीने बाद तो 12,000 रुपए देगा ही देगा, लेकिन साथ में इन 12,000 के साथ साथ वो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी दे देगा। वो इंटरेस्ट जो है वो 2 से 6% का हो सकता है, वो बैंक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये होता है एफडी अकाउंट। नेक्स्ट होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? ये बिजनेसमैन के द्वारा यूज करे जाते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट होल्डर जो है वो डिपॉजिट भी करवा सकता है मनी, और अपने पैसे निकाल भी सकता है जब उसका मन करे, क्योंकि अब जैसे ही उसका मन करता है कि वो अपने पैसे निकलवा ले, जैसे उसकी डिमांड है कि भाई मेरे पैसे वापस दो, और वो अपने पैसे विड्रॉ करवा लेता है, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी करवा कह देते हैं, कि मतलब भाई उसकी डिमांड थी कि वो अपना पैसा वापस ले ले जो उसने डिपॉजिट करवाया था, तो हमने उसकी डिमांड पे उसका विड्रॉल करवा दिया, तो इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब विड्रॉल्स जो है वो हमेशा चेक के हेल्प से करवाए जाते हैं, कि हमें इतना पैसा निकलवाना है अपने अकाउंट में, तो चेक देना पड़ता है बिजनेसमैन को, और इन अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, बल्कि बैंक जो पैसा ले लेता है कि हम आपको जब आप चाहो आपका पैसा वापस दे रहे हैं, तो हमें थोड़ा बहुत चार्ज दोगे आप अपनी साइड से। तो होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो है वो लोगों के हित के लिए खोला गया है, कि लोग जो छोटी मोटी सेविंग्स जो है वो करते रहे। अब ये एक इंसान इस अकाउंट को खोल सकता है, वो भी छोटे मोटे अमाउंट से, जैसे कि 10,000 से, या फिर कई तो 0 से भी खोल सकता है, 15,000 से, 25,000 से, थोड़े अमाउंट के साथ वो अपना इस अकाउंट को खोल सकते हैं, और वो अपने बैंक से या फिर अपने अकाउंट से मनी को विड्रॉल भी करवा सकते हैं, और एडिशनल डिपॉजिट भी अगर उनका मन करे कि और उन्हें जमा करवाना है, तो वो भी करा सकते हैं। एक अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट भी मिलता है जितनी वो डिपॉजिट रखता है, जैसे कि साल में 2 बार 3 बार उनको इंटरेस्ट मिल जाता है। इंटरेस्ट ऑफ रेट वैसे तो लोअर रहता है, एफडी अकाउंट का ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट रहता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट वो होता है कि लोग जो वो रेगुलरली कुछ टाइम तक वो एक डिजायर्ड पैसा, एक पर्टिकुलर पैसा देते रहते हैं। जैसे कि एक डिपॉजिटर ने फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहा, लाइक 100 रुपए हर महीने के एक फिक्स पीरियड तक, वो कहते हैं कि भाई मैं 1 साल तक ना 100 रुपए हर महीने के लिए देता रहूंगा आपको। तो क्या होता है, जैसे ही 1 साल हो जाता है, तो उसके वो 1200 रुपए प्लस उसको एक इंटरेस्ट के रूप में 1200 रुपए तो मिलेंगे, साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो चीज होती है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, वो बार बार एक फिक्स टाइम के लिए हर महीने उतना पैसा देता रहता है, ताकि उसके पैसे जुड़ भी जाए और उसको साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल जाए। और सेविंग अकाउंट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई रहता है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है, ये एक टाइप का सेविंग बैंक अकाउंट है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो अपनी मर्जी से ही कितना ही पैसा डिपॉजिट करवा लो, लेकिन जैसे आपका जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, जैसे मान लो आपकी एक पर्टिकुलर लिमिट थी कि आप इतना पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो, लेकिन आपने उससे भी ज्यादा पैसा अगर आप उस अकाउंट में स्टोर करते हो, तो वो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली एफडी अकाउंट बन जाता है। आपकी
एफडी बन जाती है उन पैसों की। और मान लो जैसे आपको बोला गया था कि आपको इतने पैसे अपने बैंक में जमा रखने ही रखना है, लेकिन आपके पास एडिक्वेट फंड नहीं है अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो क्या होता है, वो जो आपका एफडी अकाउंट बना था ना, उसमें से पैसा आके आपका वो फंड जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो ये होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब इससे क्या होता है, एक इंसान जो है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कमा सकता है और उसको उसका जो चेक है वो डिसऑनर होने का खतरा भी कम रहता है। अब हमने जैसे प्राइमरी फंक्शन के एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला ऑप्शन था, वो तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लेंडिंग मनी की। बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट तो करता ही करता है, लेकिन साथ में पैसे भी तो लेंड करता है ना। तो अब वो किस किस फॉर्म में लेंड करता है, सबसे पहले तो लोन्स की फॉर्म में लेंड करता है वो, मतलब लोगों को क्रेडिट देता है। तो ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमें पढ़नी है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। द पर्सन हु मेक करंट अकाउंट, जो एक इंसान किसी भी बैंक के साथ करंट अकाउंट बनाता है और वो बैंक से परमिशन लेता है कि मैं, अगर मेरे पास कभी थोड़ा बहुत पैसा कम रह जाए तो मैं आपसे थोड़ा बहुत उधार पे ले लूँ वो पैसा, तो वो चीज होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। और देख लेते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ। अगर मान लो किसी इंसान ने, जैसे किसी इंसान के पास 10,000 रुपए उसके बैंक में, ठीक है, उसने वो 10,000 रुपए तो निकाल ही लिए, लेकिन उसको 2,000 रुपए की और ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो उसने 2,000 रुपए बैंक से ले लिए उधार पे, तो उस 2,000 रुपए को हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ ट्रस्ट वर्दी लोगों को ही मिलती है, जो बैंक के अच्छे लोग हैं ना, जो समय समय पे अपनी ईएमआई भरते रहते हैं, उन लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, वो भी छोटे से पीरियड के लिए। और कुछ सिक्योरिटीज उनकी ऑलरेडी रखवा ली जाती है उन ट्रस्ट वर्दी लोगों की, कि मान लो अगर इन्होंने हमारे साथ घोटाला कर दिया तो उस चीज के लिए वो एक सिक्योरिटी भी रखवा लेते हैं। एंड ये होती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अगली होती है कैश क्रेडिट। ये भी आपके सिलेबस में है। कैश क्रेडिट क्या होता है कि बैंक जो है वो आपको कैश में थोड़े टाइम के लिए लोन दे देता है, आपकी सिक्योरिटीज रखवा लेता है, वो भी कैश में आपको लोन देता है। और ये होती है कैश क्रेडिट की फैसिलिटीज। ये चीज जो है बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बैंक ड्राफ्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सेकेंडरी फंक्शन पे अब हम आ गए हैं। प्राइमरी फंक्शन हमारे खत्म हो चुके हैं, सेकेंडरी फंक्शन पे अब हम आ गए हैं। सेकेंडरी फंक्शन में एक एजेंट फंक्शन से और एक जनरल यूटिलिटी फंक्शन थे, वो हम पढ़ लेते हैं। अब सेकेंडरी फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? सबसे पहला है आपका एजेंट फंक्शन। एजेंट फंक्शन क्या होता है? एज एन एजेंट ऑफ इट्स कस्टमर। अब वो बैंक जो है अपने कस्टमर्स के साथ एक एजेंट बन के रहता है। वो अपने कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक, वो देख लेते हैं। एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करता है, प्रॉमिसरी नोट और चेक भी कलेक्ट करता है, डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, शेयर्स को बाय और सेल करता है, डिबेंचर्स और दूसरी सिक्योरिटी को भी, इंटरेस्ट का पेमेंट करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करता है, फंड को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करता है, एक प्लेस से दूसरी जगह तक, और एक एजेंट की तरह एक्ट करता है दूसरे बैंक या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। जब भी बातचीत चल रही होती है, डीलिंग चल रही होती है, तो तब भी एक एज अ एजेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो देख लो। सबसे पहले तो मतलब और भी ज्यादा फैसिलिटीज एक बैंक जो आपको प्रोवाइड करता है। मान लो कभी कभी वैल्यूएबल लोगों को एक लॉकर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कि मान लो अगर आपको ज्वेलरी, आप अपने घर में सेफ फील नहीं कर पा रहे अपनी ज्वेलरी के साथ, तो आपको एक लॉकर प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपनी तिजोरी में उस सोने को संभाल के रख सकते हो, ठीक है। और आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको बताते रहते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस की, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है उसके बारे में बताते रहते हैं, और कौन कौन सी ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन चल रही है वो भी बता देते हैं आपको। और लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, ट्रेवलर्स का जो चेक होता है, ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इश्यूज एंड डिबेंचर्स को अंडरराइटिंग करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर्स एंड ट्रैवलर्स गोइंग अब्रॉड, इन सब चीजों का भी वो ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ बैंक के अलग काम थे, कि वो साथ ही साथ पैसा तो लेता ही है लोगों से और लोगों को पैसा देता भी है एज अ लोन, लेकिन इन सब के साथ साथ वो ये भी काम करता है, सेकेंडरी फंक्शंस भी उसके। तो ये सब चीजें हमने अभी पढ़ी है। बैंक ड्राफ्ट आ चुका है। आपके जमाने में तो क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपने क्या कर दिया, पेटीएम कर दिया, पेपल कर दिया, गूगल पे कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप कर सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आपको किसी एक के अपने बैंक अकाउंट में से किसी दूसरे को पैसे देने हैं, तो बैंक जो है वो बैंक ड्राफ्ट देता था आपको, कि ठीक है आप जो है अपने अकाउंट से पैसे, इतने पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके लिए बैंक ड्राफ्ट होता था, मतलब एक टाइप का पुराने जमाने का पेटीएम होता था, ठीक है। तो ये होता है बैंक ड्राफ्ट। एंड बैंकर चेक या फिर पे ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं हम ई बैंकिंग पे। ई बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस तो सबको पता ही होता है क्या होता है। अभी
कंप्यूटर्स और इंटरनेट का जो ज़माना है वो तो बहुत टाइम पहले से आ चुका है, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस है वो सब के सब किसके थ्रू होती है? बैंक्स के थ्रू ही होती हैं, है ना? ई-बैंकिंग की हेल्प से होती हैं और इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। अब एक इंसान को मतलब घर बैठे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी-लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैंक ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है। सीधा घर पे बैठे-बैठे या चलते-चलते मोबाइल फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू कहीं पे भी किस दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपनी आराम से पेमेंट वगैरह कर सकता है, तो उसको हम ई-बैंकिंग कहते हैं, ठीक है? अब कई टाइप की ई-बैंकिंग होती है, टाइप्स। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम ईएफटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बैंक जो है वो कंपनी अकाउंट में से पैसे लेके उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में पैसे डाल देता है, उसको हम ईएफटी कहते हैं। साथ ही साथ ईएफटी जो है वो कई चीज़ों की ऑनलाइन पेमेंट में काम आता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, हाउस टैक्स हो गया, इन सब चीज़ों में। एटीएम तो आपको पता ही है क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एटीएम क्या होता है, जब भी आपको पैसे निकलवाने हो या फिर डिपॉजिट करवाने हो, फटाफट वो ऐसे-ऐसे करके पैसे निकाल देता है, ठीक है? और ये मशीन जो है वो 24 आवर्स चलती होती है। इसके अंदर आपको एक पर्सनल आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है और इस पिन को इंसर्ट करके आपके पैसे जो है वो निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, जनरली आपको एक कार्ड दिया जाता है, कभी भी आप किसी भी चीज़ की पेमेंट कर रहे हो तो उस कार्ड को स्क्रैच करके आपके बैंक से पैसे निकल जाएँगे और उस कंपनी को पैसे मिल जाएँगे उस चीज़ के बदले, ठीक है? और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी होती है क्रेडिट कार्ड की। जैसे मान लो मुझे आज एक टैबलेट लेके आना है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं सोचती हूँ कि मेरी थोड़े टाइम में सैलरी आ जाएगी तो मैं तब पैसे दे दूँगी, ठीक है? तो मैं क्रेडिट कार्ड से बैंक से थोड़े टाइम के लिए उधारी ले लेती हूँ 45 डेज़ के लिए और मैं अपना टैबलेट ले आती हूँ, फिर जैसे ही सैलरी आ जाती है तो 45 डेज़ के बाद मैं पेमेंट कर देती हूँ, तो होता है क्रेडिट कार्ड। टेली बैंकिंग क्या होता है, इस फैसिलिटी के हेल्प से कस्टमर को एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। और अगला होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इस सिस्टम के थ्रू एक कस्टमर ने किसी भी एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है और उसी बैंक की अब काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? और मान लो इस ब्रांच से उस कस्टमर ने अपना अकाउंट खुलवाया है, तो अगर मान लो उस कस्टमर के पास सीबीएस फैसिलिटी है, ठीक है? तो क्या कर सकता है कि इस ब्रांच में जाके भी अगर उससे अपने अकाउंट का कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होगा, कुछ काम करवाना होगा, तो इस ब्रांच में जाके भी अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकता है, फिर कोई भी काम करवा सकता है। सो दैट इज़ सीबीएस फैसिलिटी। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी क्या होता है, ये एक नेशनल वाइड सिस्टम होता है, पूरे नेशन का सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कोई भी इंडिविजुअल यानी कि सिंगल आदमी होगा, कोई भी फर्म हो गई, वो कोई भी कंपनी हो गई, वो अपने फंड को, अपने पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करवा सकती है दुनिया के किसी भी बैंक की ब्रांच में, किसी भी कंपनी में और किसी भी इंडिविजुअल फर्म और कंपनी में, ठीक है? और किसी भी मतलब जो करवा रहा है, पैसे डाल रहा है, वो किसी भी ब्रांच का हो और जिसको पैसे देने हैं वो भी किसी भी ब्रांच का हो, बस आपके पैसे जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सेम बैंक होना चाहिए या फिर कुछ ऐसा कंडीशन नहीं होता। किसी भी ब्रांच की हो दोनों पार्टी या फिर कितने ही लोग हो, आराम से आपके फंड्स जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर एनईएफटी जो है ना, वो एक दिन में 6 टाइम होते हैं उसके, और ये कुछ टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे होते हैं। 6 टाइम्स अ डे ड्यूरिंग वीकडेज में ये 6 टाइम्स उसके होते हैं जिसमें एनईएफटी काम करता है, और 3 टाइम्स जो है वो सैटरडे संडे को होता है, और ये 3 टाइम सैटरडे संडे के हैं। और एक होता है आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, एनईएफटी में बेसिकली क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आरटीजीएस में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आरटीजीएस क्या होता है कि फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है, जैसे कि फंड का जो ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम में हो जाता है। अगर आपने अभी पैसे भिजवाए तो अभी के अभी दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वन बैंक टू अनदर, और रियल टाइम के बेसिस पे होता है या फिर ग्रॉस बेसिस पे होता है, ठीक है? रियल टाइम में अगर पैसे की सेटलमेंट हो जाती है, मतलब कि वो फटाफट हो जाते हैं और कोई भी वेटिंग पीरियड इसके अंदर नहीं होता। और ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब होता है कि that transaction is settled on one basis without bunching और netting with any other transaction, की मतलब दूसरी ट्रांजेक्शन के ऊपर टकराई नहीं, वो एक ही टाइम पे वन ट्रांजेक्शन हो गई, और वो सबसे जल्दी हो जाता है। आरटीजीएस जो सबसे जल्दी हो जाता है रियल टाइम के बेसिस पे, ठीक है? और कस्टमर सर्विस इस टाइम पे अवेलेबल रहती है। बेसिक डिफरेंस आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या होता है कि आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन जो फटाफट प्रोसेस हो जाती है उसी टाइम पे, और एनईएफटी को अपनी ट्रांजैक्शन सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ई बैंकिंग के टाइप्स, अब ई बैंकिंग के क्या क्या फायदे हैं कस्टमर्स को वो देख लेते हैं। ई बैंकिंग जो है वो
24 घंटे 365 या फिर 366 दिन और या फिर 7 डेज खुली रहती है। और उसके बाद कस्टमर जो है, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हो अपने घर पे हो या फिर ऑफिस में हो, कभी भी अपने मोबाइल फोन से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, ठीक है। और ये कस्टमर्स को ग्रेट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इट ऑफर्स अनलिमिटेड एक्सेस एंड ग्रेटर सिक्योरिटी। वो जो है उनको ट्रैवलिंग के टाइम पे ज़्यादा कैश लेके जाने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ, वो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ ट्रांसफर करते हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब ई बैंकिंग के बैंक्स को क्या क्या फायदे हैं, एक तो लोअर होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब सेंट्रलाइज डाटाबेस उन्होंने बना दिया, उस डाटाबेस की हेल्प से वो लोगों का मतलब उनकी भड़क ज़्यादा खत्म हो गई। लोड जो था ब्रांचेस के ऊपर कि अब इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने, अब इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने, वो खत्म हो गई है। और ई बैंकिंग का क्या फायदा है बैंक को कि बैंकिंग रिलेशनशिप और जो लोगों की रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये था अभी तक हमारा बैंकिंग सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे अपना इंश्योरेंस का कंसेप्ट। सो इंश्योरेंस क्या होता है ये तो हम सब जानते हैं, दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। एक तो इंश्योरेंस कंपनी और एक जिस भी इंसान का इंश्योरेंस हो रहा है जिसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कहती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डर है, जैसे कि आपकी कार चोरी होने का आपको डर है, या फिर आपको कोई भी व्हीकल का डर है, आपको अपने घर का डर है कि उसमें से कभी चोरी ना हो जाए या फिर जल ना जाए वो घर, कोई भी आपकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें डर लगा रहता है कि हो सकता है कि इसको कभी नुकसान पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने उस डर को भगाने के लिए इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जैसे मान लो कल को हमारी अगर कार चोरी हो जाए और अगर हमने उस कार का इंश्योरेंस करवा रखा हो, तो उससे क्या होता है, जितने भी हमारी कार के पैसे होते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी डैमेज हो गया, कहीं पे आग लग गई, तो उसका भी उस डैमेज का पैसा हमें वापस मिल जाता है, तो होता है इंश्योरेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ पैसे देने होते हैं उस चीज के लिए, एक सेफ्टी के लिए। एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी हमारे चीजों की, जिस भी चीज का हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसके ऊपर निगरानी रखती है, उसकी सेफ्टी के लिए हम थोड़े बहुत पैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। अगर मान लो कल को कुछ हो जाता है हमारी किसी भी चीज को जिसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हमें उसके पैसे मिल जाते हैं, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है कई प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम बात कर लेते हैं, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो हमारा है अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को और जो इंश्योर्ड है उसको, आप उन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोनों को सारी बात जो है वो डिस्क्लोज कर देनी चाहिए ताकि आगे जाके कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन ना निकले। दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, वो होता है अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसकी इजी भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, इस तरीके से, एन इंश्योर्ड मे नॉट कलेक्ट मोर देन इन इट्स ओन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट इज। जैसे मान लो किसी भी प्रॉपर्टी का हमने इंश्योरेंस करवाया था, अगर उस प्रॉपर्टी का कुछ भी डैमेज हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो इंश्योर्ड को उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसको उसका क्लेम था, ठीक है। उससे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं कमा सकता है। मे नॉट कलेक्ट मोर देन इन इट्स ओन फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इतना समझ में है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है कि ये सभी इंश्योरेंस के ऊपर, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्लाई है, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के। इसमें क्या होता है कि एक इंश्योर्ड का जितना एक्चुअल लॉस हुआ है ना, उस लॉस का ही उसको सिर्फ पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा उससे ज्यादा उसका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, ये अभी आगे आएगा तो इसलिए ध्यान से सुनना। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू। अच्छा, जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसके अंदर काफी सारे रीजंस लिखे होते हैं कि अगर इन रीजंस में से कुछ डैमेज हुआ है तभी हम आपको पैसा देंगे, अगर किसी और रीजन की वजह से आपका डैमेज होता है तब हम आपको कोई भी पैसा नहीं देंगे, ठीक है। और अगर मान लो उस रीजन से मिलता जुलता भी कोई ऐसा रीजन होगा तब भी आपको पैसा मिल जाए, तो होता है प्रॉक्सिमेट कॉज। समझ में आ गया। अब अगला होता है सबरोगेशन का प्रिंसिपल। सबरोगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, अगर मान लो जैसे इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योर्ड की किसी भी चीज को डैमेज पहुंच गया, पूरी तरीके से डैमेज पहुंच गया, ठीक है, उसको पूरा लॉस हो गया इंश्योर्ड का, तो जैसे मान लो कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसका डैमेज हो गया, तो इन डैमेज होने के बाद वो उस प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स है, जितने भी हक है, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब जो इंश्योर्ड है उसका उस प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट नहीं रहेगा क्योंकि उस प्रॉपर्टी का उसने पैसा ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया होता है, ठीक है। सो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब अगला होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है, इफ अ पर्सन हैज, अगर मान लो जैसे प्रॉपर्टी है और मैं ही हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है कोई, और उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस ले लिए,
ठीक है, अलग-अलग कंपनी से। तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरी इस प्रॉपर्टी में आग लग गई है, बहुत बुरी तरीके से वो डैमेज हो गई और मैं क्या सोचूँ कि मैं सारी कंपनी से प्रॉफ़िट ले लेती हूँ उस चीज़ का या फिर सारी कंपनी से अपना क्लेम ले लेती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। एक इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाता है कि आपने कितने सारे इंश्योरेंस करवाए हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो क्या होता है, जितने भी आपके इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, वो सारे आपस में मिलके कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर आपने उस चीज़ के 5 इंश्योरेंस क्लेम लिए होते हैं, तो आप सारे के सारे वो जो लोग होते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी अलग-अलग क्लेम देगी उस चीज़ के लिए और आप प्रॉफिट कमा जाओ, ऐसा नहीं होता। सो दैट इज़ जो आपका प्रिंसिपल होता है कंट्रीब्यूशन का, वो होता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या होता है कि एक इंश्योर्ड को ना पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि वो उस लॉस को बचा ले या फिर उस लॉस को मिनिमाइज़ कर दे। उसको पूरे कोशिश करनी चाहिए, स्टेप करनी चाहिए ताकि उसका डैमेज जो है वो रुक जाए, ठीक है? अगर लगा क्लेम वालों को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को कि ये कुछ कर सकता था और इसने किया नहीं, तो उसको क्लेम नहीं मिलता। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। 2 टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में भी फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और बाकी अदर इंश्योरेंस आते हैं, ठीक है? तो अब हम पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस होता है, या तो वो मैच्योरिटी पे मिलता है आपको पैसा, या फिर जिस भी इंसान का इंश्योरेंस हो रखा था उसकी डेथ के बाद आपको वो पैसा मिलता है। अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो उस मैच्योरिटी तक जी गया, तो वो अपने इंश्योरेंस के अमाउंट को एंजॉय कर सकता है। अगर वो मैच्योरिटी से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मिल जाता है उसकी फैमिली के लिए। अब यहाँ पर देखो, या तो इंश्योरेंस लमसम में लिया जा सकता है, यूज कर सकते हो आप, कि मतलब इकट्ठा दे दो, या फिर आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली कुछ पैसा उसमें से मिलता रहता है। जैसी आपकी मर्जी होती है वैसा आप उससे ले सकते हो, ठीक है? अब लाइफ इंश्योरेंस के भी कुछ टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है? सबसे पहले तो होल लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि डेथ से पहले वो पैसे आपको नहीं मिलते, ये होती है होल लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट होती है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज लिखवा ली जाती है आपकी कि बताओ भाई आप कितने एज पे वो पैसा चाहते हो। आप कह देते हो कि मैं जब 80 साल का हो जाऊं तब मुझे वो पैसा चाहिए, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर एज पे वो आपको पैसा मिल जाएगा, या तो आपकी डेथ पहले हो जाए और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर, या तो आपकी डेथ हो जाए तब आपको पैसा मिले, या फिर एक पर्टिकुलर एज पे आपको पैसा मिले, तो जैसा आप चाहते हो तब आपको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लाइफ का इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और अगर उन दोनों में से किसी भी एक इंसान की डेथ पहले हो जाती है, तो जो दूसरा होता है या फिर उसके बाकी जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको अमाउंट मिल जाता है। और एक होती है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है कि एक वो जो अमाउंट है ना, वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल इंस्टॉलमेंट मिलती रहती है एक सर्टेन एज के बाद। और ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो जैसे रिटायरमेंट के बाद कोई लोग एनुअल मतलब रेगुलर इनकम चाहते हो, तो उन लोगों के लिए ये एन्युटी पॉलिसी काफी अच्छी है। नेक्स्ट होती है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर बच्चों की मैरिज के खर्चों के लिए ये पॉलिसी होती है, और ये एक एज पे आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है मिल जाता है बच्चों को। फायर इंश्योरेंस क्या होता है कि आपको किसी भी प्रॉपर्टी का या फिर किसी भी व्हीकल का या फिर किसी भी चीज का जिसका आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, अगर वो फायर से डैमेज हो जाता है तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं आपके डैमेज के लिए। अब इसके फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स है फायर इंश्योरेंस के एटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर और प्रॉक्सिमा वाला प्रिंसिपल, ठीक है? और इसके बाद की जो रीजन होगा, अगर वो पॉलिसी में मेंशन होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे ही ये एंड पे आता है तब आपको दोबारा से इसको रिन्यू करवाना होता है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाता है। अगला है आपका मरीन इंश्योरेंस। ये जो है वो शिप्स वॉयज के लिए, अब एक शिप जाता है, समुद्री यात्रा करता है, ठीक है? तो उस मरीन इंश्योरेंस के लिए वो आपको, अगर मरीन वॉयज के थ्रू या फिर यात्रा के समय कुछ भी दिक्कत आती है शिप में, तो उसके लिए इंश्योरेंस होते हैं। बिजनेसमैन जो है वो अपने शिप का करवा लेता है ये इंश्योरेंस कंपनी से। और बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं इस टाइप के इंश्योरेंस के भी। और बाकी सारे इंश्योरेंस कौन से होते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। जैसे कि आपको पता है आजकल बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ये हेल्थ इंश्योरेंस, मेनली जब से कोरोना आया है, ठीक है? तो क्या होता है, जनरल हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम की पॉलिसी जो है वो जनरल पब्लिक को मिल जाती है। आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड या जितनी भी XYZ बीमारियां होती हैं उनके लिए
अगर आप एडमिट होके आते हो तो वो पैसा आपको मिल जाता है उस टाइम तक का, ठीक है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस होता है। कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब लास्ट चीज जो बची है वो बची है पोस्टल सर्विस की। पोस्टल सर्विस क्या होती है कि जैसे इसके अंदर लेटर्स सेंड एंड रिसीव होना बिजनेस के लिए, मार्केट रिपोर्ट, पार्सल, मनी ऑर्डर, रेगुलर बेसिस पे अगर हमें लेना देना होता है इनका, तो पोस्टल सर्विस हमें हेल्प करती है। पोस्ट के थ्रू भी, टेलीग्राफ ऑफिस के थ्रू भी, जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, उनके थ्रू ये चीजें रेगुलेट करवाई जाती है। अब इनकी भी काफी सारी सर्विसेज होती हैं। जो जो सर्विस पे मैंने टिक लगा रखा है ना यहाँ पे देखो, वो चीज आपकी आएंगी एग्जाम में, बाकी सब नहीं आ रही। मेल सर्विस क्या होता है कि जैसे अगर पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और एनवेलप के थ्रू आपको कहीं पे मैसेज भिजवाना है, कोई लेटर भिजवाना है या खुद भी पाना है, तो मेल सर्विस की हेल्प से होता है ये। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है कि मेल जो है वो जो एड्रेस लिखवाया जाता है उसी एड्रेस पे डिलीवर होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो हमारे पास आ जाए, बैक आ जाए, तो उसको हम रजिस्टर्ड पोस्ट कहते हैं। पार्सल वो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज अगर पार्सल में आ सकता है वो आपको भिजवानी हो तो आप करवा सकते हो, और ये वेट के हिसाब से होता है, वेट के हिसाब से पैसे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्पीड पोस्ट की। अगर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कोई पार्सल भिजवाना है तो स्पीड पोस्ट होता है। और कुरियर सर्विस क्या होता है कि जैसे कोई लेटर है, डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, वो कुरियर सर्विस की हेल्प से ट्रांसफर हो सकता है। और प्राइवेट सर्विस जिसके, और ये एम्प्लॉयज की ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुरियर सर्विस की, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस आपको इतना ही पढ़ना था, एंड इस तरीके से हमारे जो पूरा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। और आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो जो वो काफी अच्छी लगी होगी। एंड एक सेकेंड मैं ऊपर कर लेती हूँ, हाँ, और अगर आपको ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। आई रिप्लाई सून एज पॉसिबल। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.